नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। बकरा कब तक खैर मनाएगा, ईद तो आएगी और हलाल तो होना है। कब तक उपराष्ट्रपति और पूरा भाजपा का सिस्टम एक हाईकोर्ट के जज को बचाएंगे? कहीं ना कहीं तो जवाबदेही बनती है। जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ अब एक्शन करीब करीब होना तय है, क्योंकि 50 सांसद जो थे जिन्होंने जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ महाअभियोग लाने के लिए प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए थे, अब उन हस्ताक्षरों की पुष्टि की गई है। यदि हस्ताक्षर का सत्यापन पूरा हो जाता है और नोटिस को स्वीकारा जाता है, तो धनखड़ साहब जो राज्यसभा के अध्यक्ष है, उपराष्ट्रपति जी, वो एक 3 सदस्यीय जांच समिति गठित करेंगे। यह समिति जस्टिस यादव के खिलाफ आरोपों की जांच करेगी और रिपोर्ट सांसद को देगी। मामला क्या था? इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज है जस्टिस शेखर कुमार यादव। पिछले साल इन्होंने विश्व हिंदू परिषद वीएचपी के एक कार्यक्रम में दिए गए विवादास्पद बयान के कारण 54 राज्यसभा सांसदों द्वारा दायर महाभियोग प्रस्ताव अभी भी लंबित है, मतलब लंबित था। अब तक कम से कम 50 सांसदों ने इस नोटिस पर हस्ताक्षर करने की पुष्टि की है, जो महाभियोग की प्रतिक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए न्यूनतम आवश्यक संख्या है। महाभियोग की तारीख, इसको मैं ध्यान दे लेना चाहूंगा आपका खास। महाभियोग की नोटिस कब दी थी? 13 दिसंबर को दी थी 2024। आज हम जून 2025 में 6 महीने। महाभियोग का ये नोटिस पिछले साल 13 दिसंबर 2024 को विपक्ष के दलों के 54 सांसदों ने राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को सौंपा था। हालांकि राज्यसभा सचिवालय की ओर से मार्च और मई में भेजे गए ईमेल और फोन कॉल्स के जरिए हस्ताक्षर सत्यापन की प्रक्रिया शुरू की गई थी। ये दिसंबर में जमा हुआ था। जनवरी फरवरी 2 महीने इस पे बैठे रहे राज्यसभा का सचिवालय, और मार्च अप्रैल मई ये 3 महीने इन 54 सांसदों को फोन करने और ईमेल करने में लगा दिए गए, और जरिए यानी फोन करके ईमेल करके हस्ताक्षर सत्यापन की प्रक्रिया शुरू की गई, जिसमें अब तक 44 सांसदों ने अपना हस्ताक्षर की पुष्टि की है। बाकी 10 सांसदों ने 10 सांसद थे उनमें से 6 ने बता दिया कि उन्होंने नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं और उसका सत्यापन कर दिया। अब 44 पहले और 6 बाद में ऐसे 50 सांसदों के कम से कम हस्ताक्षर का सत्यापन हो गया है। वैसे तो 54 है, अब 4 नहीं भी सत्यापित हुए तो भी मामला तो बनता है। राज्यसभा सचिवालय ने पूरे नोटिस में 9 सांसदों के हस्ताक्षर में रिकॉर्ड से मेल न खाने की बात कही थी, और एक सांसद सरफराज अहमद के हस्ताक्षर 2 जगह होने से हस्ताक्षरों की दोबारा पुष्टि करने का निर्णय लिया गया था। सचिवालय ने सांसदों को मार्च 7, 13 और मई 1 को ईमेल भेजे थे, जिसमें कहा गया था कि सभापति से मिले और समाचार रिपोर्ट, कानूनी दस्तावेज, यूट्यूब लिंक आदि को उन्होंने नोटिस के साथ संलग्न किए हैं, उनकी प्रमाणित प्रतियां साथ लाएं। मैंने किस वजह से आपने आरोप लगाए, तो आपको ये प्रतियां साथ में लानी होगी। 8 दिसंबर 2024 को प्रयागराज में वीएचपी के एक आयोजन में यूनिफॉर्म सिविल कोड की संवैधानिक आवश्यकता पर बोलते हुए सिटिंग जज इलाहाबाद हाईकोर्ट के शेखर यादव ने विवादास्पद टिप्पणियां की थी। उन्होंने कहा था कि मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि यह हिंदुस्तान है और देश बहुसंख्यक लोगों की इच्छा के अनुसार चलेगा। यह अपने आप में संविधान के खिलाफ है। इसके अलावा उन्होंने कथित तौर पर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ कठमुल्ला जैसे आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करते हुए मुस्लिम समुदाय की आलोचना की और कहा कि अगर हमारी परंपरा में सती, जौहर, कन्या भ्रूण हत्या जैसी बुराइयों को खत्म किया है, तो 3 शादी की प्रथा को भी खत्म हो जाना चाहिए।
इस बयान को विपक्ष के दलों ने और नागरिकों ने समाज से ने घृणा भाषण मतलब हेट स्पीच और संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन बताया। अब 13 दिसंबर 2024 को वरिष्ठ अधिवक्ता और स्वतंत्र राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल के नेतृत्व में 54 सांसदों ने राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी को महाअभियोग का नोटिस सौंपा। इस नोटिस में जस्टिस यादव पर घृणा भाषण और सांप्रदायिक विस्मय भड़काने का आरोप था, जो भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्षता और निष्पक्षता के सिद्धांतों के खिलाफ है। नोटिस में कहा गया कि जज ने बयान न्यायालय की निष्पक्षता और विश्वसनीयता को खतरे में डाल दिया है। अब ये जो महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने के लिए जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत कम से कम राज्यसभा के 50 मेंबर ने यह प्रस्ताव लाना चाहिए और लोकसभा हो तो वहां 100 मेंबर के हस्ताक्षर यानी प्रस्तावक जरूरी है। हालांकि नोटिस में 54 सांसदों के हस्ताक्षर होने के बावजूद राज्यसभा सचिवालय ने हस्ताक्षर की सत्यापन की प्रक्रिया इतनी देर से शुरू की और ये सारा पूरा मामला 6 महीने ले चुका। संविधान के अनुच्छेद 124(4) के तहत न्यायाधीश को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। राज्यसभा जगदीप धनखड़ ने, राज्यसभा के सभापति है जगदीप धनखड़ साहब, उपराष्ट्रपति ने इस नोटिस को खारिज नहीं किया क्योंकि 1968 के वाले एक्ट में कोई तय सीमा नहीं है। उन्होंने फरवरी में सदन में कहा था कि यह विषय केवल राज्यसभा के सभापति, संसद और राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में आता है। 13 फरवरी 2025 को सदन में बोलते हुए उन्होंने कहा था कि जस्टिस यादव को हटाने के लिए 55 कथित हस्ताक्षर प्राप्त हुए। उन्होंने ये भी कहा था कि इस मामले में का संवैधानिक दायित्व पूरी तरह से राज्यसभा सभापति, संसद और अंततः राष्ट्रपति के पास है। धनखड़ ने कहा था कि यदि हस्ताक्षर की संख्या 50 से अधिक हो जाती है तो उचित कार्रवाई करेंगे। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिसंबर 2024 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरुण बंसाली से रिपोर्ट मांगी थी। 17 दिसंबर को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता ने सुप्रीम कोर्ट के कलेजियन ने जस्टिस यादव को तलब किया और उन्होंने अपने बयान पे माफी मांगने की सलाह दी। हालांकि जस्टिस यादव ने अंदर कॉलेजियम के सामने तो सब हाँ कह दिया, बाहर आने के बाद वो अपने बयान से पलट गए और उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया और दावा किया कि उनके बयान सामाजिक मुद्दों को दर्शाते हैं, संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप है। मार्च 2025 में राज्यसभा सचिवालय ने सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखकर कहा, महाभियोग प्रस्ताव लंबित होने के कारण कोई समांतर इन हाउस जांच नहीं होनी चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जांच स्थगित कर दी थी। बात यह हुई कि जब सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने मानने से मना कर दिया, सुप्रीम कोर्ट की बात मानने से मना कर दिया, तब सुप्रीम कोर्ट ने एक जांच कमेटी नियुक्त की और ये जांच कमेटी जब जांच करती और उसमें यदि वो दोषी पाए जाते तो फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी एक गुजारिश जाती या एक रिक्वेस्ट जाती पार्लियामेंट को और राष्ट्रपति को कि इस जज दोषी पाए गए हैं, इनके खिलाफ महाभियोग चलाना चाहिए। जस्टिस वर्मा दिल्ली के, जिसके घर दिल्ली में जब हाईकोर्ट में थे, जिनके घर नोटों के बंडल मिले, उसके बाद उनका इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर हुआ। उसके बाद उनके ऊपर इंक्वायरी कमेटी बैठी। इंक्वायरी कमेटी ने उन्हें दोषी पाया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने उनको इस्तीफा देने के लिए कहा। उन्होंने इस्तीफा देने से मना किया तो सर्वोच्च न्यायालय ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाने की रिक्वेस्ट राष्ट्रपति को और पार्लियामेंट को की। लेकिन इस शेखर यादव के मामले में पार्लियामेंट को इंक्वायरी ही नहीं करने दी क्योंकि उसके पहले ही 50 लोगों के सिग्नेचर हमारे पास आए हैं, इसलिए ये बात हुई। जिस हिसाब से हमारे यहाँ समय सीमा तय नहीं होती, मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे संविधान निर्माताओं ने कभी सोचा नहीं था कि ऐसे नाकारा लोग भी ऐसे संवैधानिक पोस्ट पे बैठेंगे जिनके लिए समय सीमा तय करनी होगी। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने जब राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए ये कहा कि जब कोई राज्य की इलेक्टेड सरकार आपके पास विधानसभा में पारित हुआ बिल भेजती है तो उसको आप या तो रिजेक्ट करके वापस भेजिए या उसको पास करिए। आप हस्ताक्षर नहीं करते और बिल को सालों लंबित रखेंगे तो कोई भी सरकार काम नहीं कर पाएगी, जिसका दायित्व है लोगों के प्रति वो पूरा नहीं कर पाएगी।
इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय ने 3 महीने का टाइम राष्ट्रपति को दिया, 3 महीने का टाइम राज्यपाल को दिया कि 3 महीने के अंदर इस बिल पे आपको या तो हस्ताक्षर करना होगा या रिजेक्ट करके वापस भेजना होगा। इस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद राष्ट्रपति जी को इतना बुरा लगा कि जब नए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई जी ने शपथ ली, तब राष्ट्रपति जी ने एक खर्रा उनके हाथ में पकड़ा दिया कि इन सवालों के जवाब मैं नए मुख्य न्यायाधीश से चाहूंगी कि क्या राष्ट्रपति को न्यायपालिका आदेश दे सकता है। सवाल न्यायपालिका आदेश देने का नहीं, सवाल इस देश का राष्ट्रपति भी इस संविधान के अंडर आता है। ये देश संविधान से चलता है और संविधान का उल्लंघन करने वाले हर दोषी को संविधान के कस्टोडियन सर्वोच्च न्यायालय का यह दायित्व है कि उसे पटरी पे ले आए। इसी के तहत राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए यह आदेश हुआ था। लेकिन ऐसा ही महाभियोग के लिए भी है। सिग्नेचर के सत्यापन, क्या ये देश सबसे कम समय में और खर्चे में यान मंगल तक भेजने की बात करता है, सुपरसोनिक की बात करता है, हवा से बात करने वाले टेक्नोलॉजी से बात करता है। उस देश में 54 लोगों के हस्ताक्षर का सत्यापन करने के लिए यदि राज्यसभा सचिवालय को 6-6 महीने लगते होंगे, तो ऐसे नाकारा अधिकारियों को टैक्स पेयर्स के पैसे खर्चा जिन पे हो रहे हैं उनको तुरंत भगा देना चाहिए। ऐसे लोगों के ऊपर जो अधिकारी बैठे हैं उनको बेरंग घर पे टर्मिनेट करके भेज देना चाहिए। और ऐसे राष्ट्रपति को जब देश के प्रति जवाबदेही है, उन्हें यह जवाब देना चाहिए कि मात्र 54 लोगों के हस्ताक्षर के लिए 6 महीने कैसे लगते हैं। क्या शेखर यादव को बचाने की प्रक्रिया चल रही है? अभी भी हम मानते हैं डायरेक्ट हिट में, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हिट होते हुए दिखाई देते हैं, राज्यसभा सचिवालय हिट होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि 6-6 महीने यदि सत्यापन को लगाते हैं तो ये कुछ और नहीं है, ये सिर्फ शेखर यादव को बचाने की एक प्रक्रिया थी। क्योंकि शेखर यादव जो बोले वही वर्तमान में सत्ता में लोग जो है उनकी भाषा थी, वही संघ की भाषा थी और वही वीएचपी के कार्यक्रम में वो बोले। तो जो अपनी भाषा बोलता हो उसका महाभियोग उसके खिलाफ कैसा लाएंगे? इस स्थिति में उसको लंबित रखो। अभी भी 50 सांसदों की सत्यापन की बात सामने आई, इसका मतलब अब ये नोटिस एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन शेखर यादव की रिटायरमेंट के पहले जो 3 दलीय एक जांच समिति उपराष्ट्रपति घोषित करेंगे, उन्हें काम करने में कितना टाइम लगेगा? क्या वो सारे लोग इस बात का इंतजार करेंगे कि यादव अपने कार्यकाल को पूरा करके रिटायर्ड हो जाएंगे? उन पे वो धब्बा नहीं लगेगा कि उनके खिलाफ महाभियोग चला गया। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए इस देश के संविधान में कि ऐसे जज यदि महाभियोग टाल भी लेते हैं तो रिटायरमेंट के बाद उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह और क्रिमिनल मुकदमे चलने चाहिए। लेकिन यह जो संविधान में है वही लागू करने में नानी याद आ रही इन लोगों को। नए संविधान में क्या चीजें लाएंगे? इसलिए मैं कहता हूं आज कम से कम 50 लोगों का सत्यापन करके यादव के खिलाफ महाभियोग की नोटिस तो एक्सेप्ट करनी पड़ी। इसी को हम मानेंगे। कहीं तो हिट हुए, थोड़ा बहुत हुए, लेकिन कहीं तो लगा कि उनको यह करना पड़ेगा। एक गुजारिश यह है कि एक अच्छी पत्रकारिता जिंदा रखने के लिए जो नए नए कानून आ रहे हैं, हम तो अभी कह रहे हैं कि नए कानून अच्छे आने चाहिए, वो तो नहीं आएंगे, लेकिन ऐसे कानून भी लाए जा रहे हैं जिसे बोलने की आज़ादी छीनी जाएगी, स्वतंत्र पत्रकारिता का गला घोटा जाएगा। ऐसे में हमने जो वादा किया है जनता से, हमारे दर्शकों से, कि हम पत्रकारिता को जिंदा रखेंगे। यदि ये माध्यम से हमको गायब किया जाता है तो हम दूसरा माध्यम लेके आएंगे, लेकिन संवादहीनता नहीं होने देंगे। लेकिन उसके लिए यदि हमको 4-5 महीने का समय लगा तो ये पूरा ऑफिस चलाना है, हमें पैसे की ज़रूरत होगी। हमने आज तक कभी आपको कुछ मांगा नहीं, लेकिन जितना प्यार अब आप हमसे कर रहे हैं, जितना आप हमको देखते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उसी तादाद में यदि साथ में हमारा स्कैनर है, जो आपकी ऐपत होगी, जितना आप चाहो, नहीं चाहो तो भी ठीक है, लेकिन दे सकते हो तो एक अच्छे पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए कुछ मदद करिएगा। स्कैनर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।